हेलो स्टूडेंट्स, यूवी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का लेसन 3 समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व इसका पार्ट 1 करेंगे। तो इससे पहले जो हमारा दूसरा लेसन था द्विध्रुवीयता का अंत, उसमें आपने देखा कि किस तरह से दो महाशक्तियां थी विश्व के अंदर, यूएसए और यूएसएसआर। तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच काफी ज्यादा समय तक टकराव रहा था। उसके बाद कुछ अंदरूनी गतिविधियों की या टकराव की वजह से अमेरिका का जो दूसरा साथी था सोवियत संघ, जो कि उसे मात दे रहा था हर समय पर, अब वो उसका विघटन हो गया था और वो 15 गणराज्यों में बंट गया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विश्व में अब एक ही शक्ति रह गया था, सिर्फ अमेरिका। तो अमेरिका, क्या वजह था कि सोवियत संघ का तो विघटन हो गया और अमेरिका जो है वो लगातार अपने आप को एक पावर के रूप में स्थापित करता जा रहा था। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि वर्चस्व का अर्थ क्या होता है। अब देखो बच्चों, वर्चस्व से हमारा क्या तात्पर्य है। वर्चस्व का मतलब होता है सबसे ऊंचा या जो अपना दबदबा बनाकर रखे। अब आप घर में भी देखते होंगे कि कोई ना कोई आपके घर में भी ऐसा जरूर होगा कि जो पूरे परिवार के ऊपर अपना रुतबा बनाकर रखता है या अपना दबदबा बनाकर रखता है। अब ये एक अलग बात हो सकती है कि उसके अंदर ऐसी क्या खूबियां हैं या उसके अंदर ऐसा क्या है कि जिससे कि पूरा परिवार उसकी बात को मानता है, या डर से लगा लो या शर्म से लगा लो या जैसे भी, लेकिन किसी न किसी रूप में पूरा परिवार उसकी बात को मानता है। तो जब देशों की बात आती है, पूरे विश्व की बात आती है, तो हम अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में वर्चस्व का अभिप्राय किसी देश की ऐसी शक्तिशाली स्थिति से लेंगे जिसके कारण उसका कोई प्रतिद्वंदी ना हो, यानी उस जैसा कोई और ना हो। जैसा कि आपको पता है कि सोवियत संघ था पहले तो, लेकिन अब उसका कोई प्रतिद्वंदी बचा ही नहीं, और तो विश्व में कोई देश ही नहीं था जो उसे मात दे सके या उसे टक्कर दे सके, और विश्व की समस्त गतिविधियां ही उसके इर्द गिर्द घूमती हों। यानी ऐसी शक्ति जो सिर्फ पूरे संसार को अपनी ताकत के बल पर सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से ऐसा दबदबा बनाए पूरे संसार पर कि उसके बराबर और कोई टिक ही ना सके और पूरा संसार एक तरह से उसके ही चारों तरफ घूमता रहे। तो इसे ही हम वर्चस्व कहेंगे। अब वो किसी भी रूप में हो सकता है, आर्थिक रूप से भी हो सकता है। अगर हम अमेरिका को देखें तो अमेरिका आर्थिक रूप से भी बहुत ही संपन्न और शक्तिशाली देश है। अगर हम सांस्कृतिक रूप से देखें तो उसकी जो कुछ संस्कृति जो है उसकी जो पूरे संसार में व्याप्त है, उस रूप में भी हम उसका वर्चस्व देख सकते हैं। और आर्थिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी और किसी भी रूप में अगर देखें तो अमेरिका जो है वो हर बात में खरा उतरता है। और यही कारण है कि वह एक दमदार शक्ति के रूप में अब तक अपना दबदबा पूरे संसार के ऊपर बनाए हुए है। देखो बच्चों, ऐसा नहीं था कि इससे पहले अमेरिका ने अपना वर्चस्व कभी पहले दिखाया ही नहीं था। आपको याद होगा कि 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो जापान के ऊपर अमेरिका ने बम गिराया था, और उस समय पर उसने किसी की भी नहीं सुनी थी। और उसी समय से ही आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि अमेरिका अपनी मनमानी करता ही आ रहा था। तो जब 1990 के दशक में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, लगभग सोवियत संघ का विघटन होने के कगार पर था, तब विश्व की दो महाशक्तियों के बीच जो शीत युद्ध था वो समाप्त हो गया। तो इसके परिणाम स्वरूप पूरे विश्व में अमेरिकी वर्चस्व की बाधा ही, अमेरिकी वर्चस्व के आगे जो बाधा थी सोवियत संघ की, वो समाप्त हो गई और एक शक्ति के रूप में सिर्फ अब अमेरिका ही पूरे संसार के सामने उभर कर आया। इसके साथ ही है कि अमेरिका ने नाटो को बनाए रखा और संयुक्त राष्ट्र संघ पर भी अपना आधिपत्य कायम कर लिया। एक तरह से देखा जाए तो एक गुटनिरपेक्ष देश अपनी आंतरिक कमजोरियों के कारण स्थिर पड़ गया और तीसरे विश्व के देश अपनी कठिनाइयों में बहुत अधिक उलझ गए। तो इस तरह से विश्व के अंदर जो एक ध्रुवीय विश्व बन गया वो था संयुक्त राज्य अमेरिका।
क्योंकि उसकी बराबरी अब कोई कर ही नहीं सकता था। एक विश्व शक्ति बन गया था वो, या ये कहें कि उसकी ताकत को अब ललकारने की क्षमता किसी में भी नहीं थी। तो इसी में देखो, इसी पार्ट में हमारे आएंगे 4 ऑपरेशन हैं जो कि बहुत ही मुख्यतः आपके पेपर में भी पूछे जाते हैं, और वो आप एक एक करके मैं आपको समझाऊंगी और आप ध्यान से सुनेंगे। तो इसमें आता है बच्चों कि प्रथम खाड़ी युद्ध क्या था। सबसे पहले हमारा आएगा कि प्रथम खाड़ी युद्ध, या ये कहें कि इसमें सबसे पहले अमेरिका ने अपना वर्चस्व दिखाया था। तो वो क्या था? जब 1990 में इराक ने क्या किया कि कुवैत पर कब्जा कर लिया। कुवैत पर आक्रमण करके 3-4 घंटे में ही उसने उसे अपने अधिकार में ले लिया इराक ने। अब कुवैत जो है एक छोटा सा देश था। इराक को काफी ज्यादा समझाया गया और ये भी कहा गया कि वो अपना कब्जा हटा ले, लेकिन इराक भी अपनी जिद पर अड़ा रहा और किसी की भी उसने नहीं मानी। यूएनओ ने भी कुवैत से कब्जा हटाने को कहा, पर इराक ने किसी की भी नहीं सुनी और यूएनओ ने हार कर आखिरकार इस पे कुवैत से कब्जा हटाने के लिए इराक के ऊपर बल प्रयोग की अनुमति दे दी। अब यूएनओ का जो फैसला था, देखा जाए तो इसे एक नाटकीय फैसला कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले जब 2 विश्व शक्तियों के अंदर शीत युद्ध चलता आ रहा था, तो उस समय पर ये जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है वो एक तरह से मौन ही था या चुप्पी ही साधे था। उसने उस समय पर ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया था और ज्यादातर मामलों में वो चुप ही रहा था। तो अब बल प्रयोग की अनुमति देना ये एक नाटकीय फैसला माना जाता है। क्या था कि इराक, एक तरह से देखा जाए तो कुवैत का जो विपुल भंडार है, इराक जो है वो कुवैत के विपुल तेल संपदा को हथियाना चाहता था, और इस तरह से उसको कहीं ना कहीं उसके मन में ये दुर्भावना थी कि अगर उसका आधिपत्य हो जाता है तो जो तेल के भंडार हैं वो सब उसके अधीन हो जाएंगे। यूएनओ ने शीत युद्ध के दौरान, अभी मैंने बताया कि चुप्पी साध रखी थी, तो इस फैसले को नाटकीय निर्णय माना गया। अब जो अमेरिका के जॉर्ज बुश थे, उन्होंने भी इसे एक नई विश्व व्यवस्था का नाम दिया। क्यों? क्योंकि यूएनओ ने पहली बार कोई इस तरह का बल प्रयोग का फैसला दिया था, इसलिए उन्होंने इसे एक नई विश्व व्यवस्था का नाम दिया। अमेरिका समेत जब ये ऑपरेशन जो चलाया गया, प्रथम खाड़ी युद्ध जिसे बोला जाता है, तो अमेरिका समेत इसमें 34 देशों की सेना ने भाग लिया। तो अगर हम देखें तो इसमें अमेरिका की ज्यादातर सेना जो सैनिक थे वो अमेरिका के ही थे, और 33 देशों के सैनिकों से कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा सैनिक जो थे अमेरिका के ही थे। तो ये देखा जाए, अगर हम एक तरह से कहें तो ये एक तरह से युद्ध जो था वो अमेरिका का ही युद्ध था, और इसे भी हम किसी न किसी रूप में देखें तो ये भी एक तरह से अमेरिका का वर्चस्व ही था जो उसने दिखाया था। करीब 6,60,000 सैनिकों की फौज ने इसमें भाग लिया, और यूएनओ के इस सैन्य अभियान को ही ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का नाम दिया गया। तो यही जो हमारा पहला ऑपरेशन है, इसे यूएनओ के तत्वाधान में चलाया गया था, इसलिए इस अभियान को क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। तो आपको ये समझ आ गया कि 34 देशों की सेना ने इराक के विरुद्ध यह लड़ाई लड़ी थी, और इस पर बल प्रयोग की अनुमति यूएनओ ने दी थी, और इसमें 34 देशों के जो सैनिक थे उन्होंने इसमें भाग लिया था, और इसी को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म का नाम दिया गया था। इस ऑपरेशन को इसे लाइव दिखा गया था बच्चों। जैसे कि आजकल आप टीवी पर देखते हो कि कुछ भी आप लाइव देख सकते हो, कुछ भी जो उस टाइम चल रहा है वो आप ऐसे का ऐसे देख सकते हो। जैसे आप क्रिकेट का मैच देखते हो, तो आप ये बात देखो कि इस युद्ध को ही, इस पूरी कार्रवाई को अमेरिका ने विश्व को ऐसे लाइव दिखाया था कि कैसे उसने इराक के ऊपर हमला किया और किस तरह से इराक से कुवैत को खाली कराया। तो स्मार्ट, और इसके अंदर पहली बार स्मार्ट बम्बों का प्रयोग भी किया गया, इसलिए इसे कंप्यूटर युद्ध भी कहा जाता है। आपका ये क्वेश्चन भी आता है कि कंप्यूटर युद्ध किसे कहा जाता है, तो आप लिखेंगे प्रथम खाड़ी युद्ध को ही कंप्यूटर युद्ध का नाम भी दिया जाता है। और क्यों? क्योंकि इसमें सबसे पहली बार ही स्मार्ट बम्बों का प्रयोग किया गया था।
तो ये था हमारा ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। अब है कि बिल क्लिंटन कौन थे। तो बिल क्लिंटन ये थे अमेरिका के राष्ट्रपति। इन्होंने जब प्रथम खाड़ी युद्ध हो गया था तो इसके बाद 1992 में अमेरिका में चुनाव हुआ और बिल क्लिंटन उसमें जीते और वो वहां के राष्ट्रपति बने अमेरिका के। उसके बाद 4 साल के बाद दोबारा से फिर से वहां पर इलेक्शन हुआ और फिर से वो राष्ट्रपति बने। तो बिल क्लिंटन का हम यहाँ पर क्या विशेषता थी कि उन्होंने जब वो राष्ट्रपति बन गए तो उन्होंने अपनी विदेश नीति की जगह घरेलू नीति को अपना हथियार बनाया। मतलब उन्होंने ये देखा कि अभी जो कुछ ऐसी जो सैन्य शक्ति थी और सुरक्षा जैसी कठोर राजनीति की ओर की जगह उन्होंने क्या किया कि लोकतंत्र को बढ़ावा देने की और जलवायु परिवर्तन और विश्व व्यापार जैसे नरम मुद्दों पर अपना ध्यान उन्होंने केंद्रित किया और विश्व व्यवस्था पर अपना प्रभाव और धाक जमाने की बराबर कोशिश की। तो उन्होंने थोड़ा सा अपनी विदेश नीति में कुछ परिवर्तन किया और उन्होंने कुछ अलग तरह से, जैसे कि लोकतंत्र को बढ़ावा देना, जलवायु परिवर्तन, विश्व व्यापार पर ध्यान देना, इन मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दिया। अब इसी में हमारा दूसरा ऑपरेशन है ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच। तो बच्चों ये ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच क्या था। अब देखो कि क्लिंटन के शासन के दौरान अमेरिकी दूतावास नैरोबी जो कि केन्या में था और दार ए सलाम तंजानिया पर एक आतंकवादी हमला हुआ था और ये घटना कब की है, 1998 की। अब इसका जिम्मेदार अल कायदा को माना गया। अल कायदा एक बहुत ही खूंखार आतंकवादी संगठन है। इसके जवाब में बिल क्लिंटन ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच का आदेश दिया, यानी अल कायदा को इसका जिम्मेदार माना गया और अल कायदा को पकड़ने के लिए या उसके खिलाफ कार्रवाई करने का जो ऑपरेशन चलाया गया उसे ही ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच का नाम दिया गया था। तो ये क्या था कि इसके अंतर्गत अमेरिकी सेना ने सूडान और अफगानिस्तान के अल कायदा के ठिकानों पर क्रूज मिसाइल से हमले किए थे। यहाँ तक कि अमेरिका ने ऐसे हमले से करने से पहले जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उनकी भी अवहेलना की और यहाँ तक कि यूएनओ से भी कोई परमिशन नहीं ली ऐसा करने से पहले। जबकि अंतर्राष्ट्रीय हमारी संस्था है यूएनओ, तो एक तरह से देखा जाए तो कोई भी अंतर्राष्ट्रीय ऐसा हमला करने से पहले उसकी परमिशन की आवश्यकता होती है, लेकिन अमेरिका ने ऐसा नहीं किया। तो इस बात से भी आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि यहाँ पर भी अमेरिका ने अपनी मनमानी दिखाई और विश्व पर उसने अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश की। अमेरिका ने नागरिक ठिकानों पर भी हमले किए। अमेरिका ने ऐसे मतलब ना तो उसकी परमिशन ली और जो विश्व में इसकी जो आलोचना हो रही थी उसकी तरफ भी उसने कोई ध्यान नहीं दिया। अमेरिका की ऐसी सैन्य कार्रवाई एक तरह से अगर देखा जाए तो क्या थी, अमेरिकी वर्चस्व ही मानी जाती है, जिसमें कि अमेरिका एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की उसने कोई परवाह नहीं की। वो जब चाहे विश्व के किसी भी कोने पर क्रूज मिसाइलों से हमला कर सकता है। तो यह भी यहाँ तक कि उन्होंने ऐसे ठिकानों पर भी जहां पर बहुत सारे नागरिक मारे गए थे जो कि जिनका की कोई कसूर ही नहीं था, ऐसे ठिकानों पर भी ऐसे स्थानों पर भी उसने हमला किया जहां पर बेकसूर नागरिकों की जान चली गई थी। तो इस तरह से अगर हम देखें तो स्पष्ट है कि अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति है और इसका मुकाबला करने के लिए कोई और शक्ति विश्व में नहीं है। तो यह भी एक अमेरिकी वर्चस्व ही कहा जा सकता है। अब एक है बच्चों कि आपके 12th के बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार ये घटना पूछी जाती है, 9/11 की घटना क्या थी। 9/11 की घटना क्या थी और इसके विरुद्ध अमेरिका ने किस तरह से विश्वव्यापी युद्ध शुरू किया था, क्या थी ये घटना। तो देखो 11 सितंबर 2001 को अरब देशों के 19 खूंखार आतंकवादियों ने
आतंकवादियों ने उड़ान भरने के बाद 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमानों का अपहरण कर लिया। मतलब ये 19 खूंखार जो थे, बहुत ही खूंखार आतंकवादी थे। इन्होंने क्या किया कि अमेरिका के 4 विमानों का अपहरण कर लिया, अपने कब्जे में ले लिए। अब इन्होंने आतंकवादी 2 विमानों को ये उड़ा करके कहाँ ले गए? सीधा न्यूयॉर्क स्थित विश्व व्यापार केंद्र, जो अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, उसकी ओर ले गए। और इन विमानों ने वहां पर जाकर उत्तरी और दक्षिणी टावरों से टकराकर भयंकर तबाही मचा दी। मतलब काफी ज्यादा नुकसान किया। इसमें बहुत सारे लोग जो है मारे गए थे। और उसने 2 टावरों को, उत्तर और दक्षिण के 2 टावरों को ध्वस्त कर दिया। और जो तीसरा विमान था वो जाकर के पेंटागन, जो कि अमेरिका का रक्षा विभाग है, उससे जाकर के टकरा दिया। और जो चौथा विमान था वो पेंसिल्वेनिया के खेत में गिरा, जबकि उसे भी कांग्रेस की जो मुख्य इमारत थी उससे जाकर के टकराना था। अब कांग्रेस, अमेरिकी कांग्रेस क्या थी? वहां की संसद, उससे जाके उसको चौथे विमान को टकराना था, लेकिन यह भटक गया और पेंसिल्वेनिया के एक खेत में जाकर के गिरा। तो इसी घटना को 9/11 की घटना के नाम से जाना जाता है। यह देखा जाए तो अमेरिका के लिए एक बहुत ही भयंकर घटना थी, जो कि उसके लिए एक तबाही लेकर आई थी। अब देखो 9/11 इसे क्यों कहा जाता है कि 9/11, लेकिन अगर देखो इंडिया में तो क्या होता है कि इंडिया में तो अगर हम जैसे 9 और 11 नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे? पहले हम तारीख लिखते हैं। जैसे यहाँ पर तो 11 क्या है? तारीख है। 9वां क्या है? महीना है। और जो वर्ष है वो क्या है? 2001। लेकिन यूएसए में क्या लिखते हैं? पहले लिखेंगे महीना। तो यहाँ पर 9, यहाँ पर ये महीना है, 9वां महीना यानी सितंबर। और 11 क्या है? ये डेट है। तो इसलिए ये बना 9/11 अमेरिका के हिसाब से। लेकिन भारत में हम इसे कैसे लिखेंगे? 11/9/2001। लेकिन वहां पर ऐसे नहीं लिखते, तो इसलिए ये एक फेमस घटना मानी गई। 9/11 के नाम से यह घटना जानी जाती है और ये आपके बोर्ड के पेपर में बहुत बार पूछी भी जाती है। तो इसमें लगभग मरने वाले जो थे 3000 से ज्यादा लोग जो थे वो 80 देशों से संबंध रखते थे, जो इस हमले में मारे गए थे। और इस घटना ने अमेरिकियों समेत पूरे विश्व को ही एक तरह से सबके दिलों को ही दहला दिया था। इस घटना की तुलना हम और घटनाओं से भी कर सकते हैं। और इस तरह से जान माल की जो हानि हुई थी उसको अगर देखा जाए तो अब तक का यह अमेरिकी जमीन पर बहुत ही बड़ा हमला था। ऐसा अमेरिका में इससे पहले कभी ऐसा हमला नहीं हुआ था। तो ये बहुत ही खतरनाक घटना मानी जाती है अब भी। अब इसका बदला लेने के लिए अमेरिका ने क्या किया कि ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। क्योंकि अमेरिका के देखा आपने बहुत सारे लोग मारे गए थे और एक ये बहुत ही खतरनाक घटना थी। तो अमेरिका ने एक ऑपरेशन चलाया जिसको नाम दिया गया ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम। ठीक है। तो इसमें क्या था कि इसे मुख्यतः इसका जो मकसद था वो क्या था कि अलकायदा और तालिबान के जो ठिकाने हैं उनको निशाना बनाना। यानी इनके ये कहाँ छुपे हैं उनको ढूंढ करके उनके ठिकानों को निशाना बनाना ही इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य था। सारे विश्व में अमेरिकी सेना ने गिरफ्तारियां की, इनके ठिकाने ढूंढे, जहां कहीं पर भी ये छुपे थे या जहां कहीं पर भी इनका ये शक जाहिर किया गया, वहीं से अमेरिकी जो सेना है उसने गिरफ्तारियां की। कैदियों को खुफिया जेलों में, और जब ये गिरफ्तारियां करके ऐसा नहीं था कि कोई भी इनसे मिल ले, नहीं, कैदियों को खुफिया जेलों में रखा गया। अब खुफिया ऐसे ठिकानों पर रखा गया जहां पूरे विश्व में कोई इनसे मिल ही नहीं सकता था और कोई इन्हें सुरक्षा नहीं दी गई। आपने पढ़ा होगा कि कैदियों को भी कुछ अधिकार होते हैं, कैदियों को भी कुछ राहत दी जाती है, उनसे भी कोई मिल भी सकता है, लेकिन इन कैदियों को ऐसा कुछ भी, इन्हें कोई भी सुविधा नहीं दी गई, इन्हें कोई भी अधिकार नहीं दिए गए। और इन कैदियों को अमेरिका का एक खुफिया ठिकाने हैं जो कि क्यूबा के निकट
ग्वातानामो में स्थित हैं, तो वहां पर इनको रखा गया। और अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी सम्मान नहीं किया और ना ही इस पर इनके ठिकानों पर हमला करने से पहले यूएनओ के प्रतिद्वंदियों से भी, मतलब के प्रतिनिधियों से भी कोई किसी प्रकार की सलाह या अनुमति नहीं ली। यहां तक कि अमेरिका के प्रमुख सहयोगी मुस्लिम देश जैसे मिस्र है, सऊदी अरब आदि ने भी अपनी चिंता प्रकट करते हुए कहा कि कोई भी अमेरिकी आक्रमण जो है वो पूरे जो इसकी जो गुस्से गुबार है वो जबरदस्त लपटे सुलगा देगा। लेकिन अमेरिका ने इन सभी बातों की अनदेखी की और उसने ऐसी कोई भी बात उनकी नहीं मानी। यह अमेरिकी वर्चस्व ही, एक तरह से अगर ये देखा जाए तो ये भी एक तरह से अमेरिकी वर्चस्व ही था और यूएनओ के प्रतिनिधि भी चाह कर भी उन लोगों से या उन कैदियों से नहीं मिल सकते थे। तो इनको संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधियों को भी कोई अनुमति मिलने की नहीं दी गई। तो ये भी अगर हम विश्व में देखें तो ये भी एक तरह से अमेरिकी वर्चस्व था, जिसमें कि अमेरिका ने सारे नियम कानूनों को ताक पर रख दिया था और इस बारे में उसने किसी की भी नहीं सुनी थी। तो अब तक आपने देखा कि कई ऑपरेशन चलाए गए। इस लेसन में आप 4 ऑपरेशन देखेंगे और इसमें आप जगह जगह पर, मतलब हर ऑपरेशन में आपको कहीं ना कहीं दिखेगा कि अमेरिका ने किस तरह से विश्व के ऊपर अपना वर्चस्व बनाए रखा और किस तरह से एक शक्ति के रूप में अपने आप को उभारा है। और अगर हम देखें तो अमेरिका एक शक्ति है भी। अमेरिका के पास सैन्य रूप में, आर्थिक रूप में, सामाजिक रूप में, किसी भी रूप में अगर आप देखोगे तो किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। उसका जो 12 देश भी इतना ज्यादा सेना के ऊपर खर्चा नहीं करते जितना कि सिर्फ एक अमेरिका अपने देश पर करता है। इतना अगर 12 देश मिलकर भी अपनी सेना पर खर्चा नहीं करते हैं जितना सिर्फ अमेरिका अपनी सेना पर खर्चा करता है। तो एक तरह से ये सारी चीजें या ये सारी कार्रवाइयां दिखाती हैं कि अमेरिका का वर्चस्व विश्व पर कितना ज्यादा है। तो इसका आगे का पार्ट, सेकंड पार्ट में मैं इसके आगे के जो ऑपरेशन बच गए या जो कैसे क्या अमेरिका को वर्चस्व को कोई टक्कर देने वाला है, ये सभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आपको अगर समझ आए और अच्छा लगे तो आप लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द। थैंक्स बच्चों।